हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं पंकज असवाल आ गया हूँ आपके बीच में वंदर होगा 2025 स्पेशल बायोलॉजी की एक और नई यूनिट के साथ, जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इवोल्यूशन क्या होता है? मॉडिफिकेशंस जो हमारे उसमें हुए हैं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ये इवोल्यूशन होता है। अब मैं इसमें आपको पहले कुछ टर्म बता देता हूँ। टर्म आपको पता ही होगा कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आगे चैप्टर के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है वो होता है आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ लाइफ फॉर्म फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ। अपीयरेंस ऑफ लाइफ फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ। दूसरा आता है आपका पैलेंटोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए पैलेंटोलॉजी। Paleontology, it is the branch of science that deals with the study of fossils is known as paleontology. Paleontology मतलब fossils की स्टडी को करना। अब तीसरा हम वही आ गए, fossils क्या होता है? fossils क्या होता है? fossils होता है the dead remains of organism, animals, plants which lived in remote past। जो ऑर्गेनिज्म पहले के युग में रहा करते थे, उनके जो डेड रिमेन, छाप हमें रॉक्स के नीचे, मिट्टी के नीचे दबे हुए अभी भी मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं फॉसिल्स। ये हो गया आपका फॉसिल्स। फिर आता है आपका होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है? Homologous organ are those organ which have similar basic structural plan but performing different functions। मतलब बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान तो सिमिलर होगा लेकिन परफॉर्म करेंगे डिफरेंट फंक्शंस। ये मैं आगे आपको एग्जांपल के साथ और अच्छा समझाऊंगा। फिर आता है आपका एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन। Analogous organ are those organ which perform same functions but having different structural plan। मतलब स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन परफॉर्म कर रहे हैं सिमिलर फंक्शन। ये होता है आपका एनालॉगस ऑर्गन। तो एनालॉगस ऑर्गन भी आपको मैं आगे एग्जांपल के साथ और अच्छा समझा पाऊंगा। ये खाली अभी मैं आपको कुछ टर्म बता रहा हूं। बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी होता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है प्लांट्स एंड एनिमल का डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ में, ये होता है आपका बायोजियोग्राफी। फिर आता है आपका स्पीशिएशन। स्पीशिएशन। स्पीशिएशन refers to the process of formation of new species from pre-existing species। प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, ये होता है स्पीशिएशन। अब आता है आपका एक नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में हेडिंग डाल देता हूं, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब नाम से ही है, जिसे नेचर को सेलेक्ट कर रहा है। इसमें टाइम बहुत लगता है, डिकेड ऑफ ईयर्स होते हैं, लेकिन जो बेटर सुटेड अपने आप को करेगा, हेरिडिटी कैरेक्टर्स अपने ऐसे बनाएगा, मॉडिफिकेशन लाएगा अपने में और एनवायरनमेंट के लिए सुटेड होगा, उसे नेचर खुद सेलेक्ट करेगा। ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। फिर आता है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ये आर्टिफिशियली सिलेक्टेड है। मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्टेड सिलेक्शन प्रोसीड बाय ह्यूमंस फॉर गेटिंग द बेटर ब्रीड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर एडवांटेजियस टू ह्यूमंस। मतलब जो ह्यूमंस ने अपने के लिए बेटर ब्रीड्स खुद छांटना शुरू कर दी है, उसे आर्टिफिशियली इंसान खुद सेलेक्ट कर रहा है अपने के लिए, जो उसके लिए फायदेमंद। जैसे जर्सी गाय हो गई, इंसान को पता लग गया कि ये वाली गाय मेरे लिए ज्यादा बेटर सुटेड है, एडवांटेजियस है, तो वो इसमें फायदेमंद है। ये हो गया आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये थे कुछ टर्मिनोलॉजी, आपके आगे काम आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हुआ क्या था। इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं उसमें पहला जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ।
थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें थ्योरीज तो बहुत सारी हैं लेकिन वो काम की नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरीज पे डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है वो है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है, जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो थ्रू केमिकल प्रोसेस के थ्रू हुई है, केमिकल प्रोसेस हुई जिस वजह से लाइफ ओरिजिनेट हुई। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में आपको याद रखना है कि ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी आपकी ओपरिन एंड हाल्डेन ने, ओपरिन एंड हाल्डेन ने थ्योरी दी थी। फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ थ्योरी ऑफ ओरिजिन। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन का, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन का, ये था मिलर एंड यूरे, मिलर एंड यूरे, मिलर एंड यूरे। और इन्होंने बताया था कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में इन्होंने बताया था कि 3 अमीनो एसिड बनते हैं जिसको हम बोलते हैं गा, ग्लाइसिन, एलानाइन, एलानाइन एंड एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये यहीं पे मतलब यही मेन है। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए कुछ। तब मैं आपको दूसरा टॉपिक कराने जा रहा हूं, वो है आपका एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। नोट कर लिया सभी ने, नोट कर लीजिए। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो एविडेंसेस क्या क्या हैं इवोल्यूशन, सबसे पहले मैंने आपको बताया इवोल्यूशन होता क्या है। इवोल्यूशन ये है कि वक्त के साथ साथ हम जितना मॉडिफाइड होते जा रहे हैं वो हमारा इवोल्यूशन हो रहा है। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन क्या है, इसके सबूत क्या हैं। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की अगर बात करें तो सबसे पहला एवोल्यूशन जो हमें एवोल्यूशन का एविडेंस मिला वो हुआ पैलेंटोलॉजी। हम मॉडिफाइड हुए, इसका सबूत हमें कहां मिला, सबसे पहले पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी मैंने आपको पहले क्या बताया, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की स्टडी है। पैलेंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी है, जो डेड रिमेन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स के मिले हैं उससे हम कंपेयर कर सकते हैं आज की लाइफ में कि कितना इंसान इवॉल्व हो चुका है। तो पहला एविडेंस आपका ये। दूसरा एविडेंस आपका आता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन, स्टडी ऑफ होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन मैंने आपको क्या बताया, इट इज द होमोलोगस ऑर्गन आर दोज ऑर्गन व्हिच हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। बेसिक स्ट्रक्चर प्लान सिमिलर है लेकिन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। एग्जांपल देखिए, बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ऑफ whale, बैट, ह्यूमंस। ठीक है, तो बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ऑफ व्हेल, बैट, ह्यूमंस, इन सब की जो बोन्स है ना उसका सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान है बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। कोई भागने में, कोई
ग्रास्प करने में, इनका सबका डिफरेंट फंक्शन है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका आता है वो है आपका थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया, थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। ये आपके 3 एग्जांपल, इसमें भी इंपॉर्टेंट है, थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। सेकंड आता है आपका इसमें एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन मैंने आपको बताया है दोज ऑर्गन विच हैव परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे बट डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर प्लान। एग्जांपल से समझिए, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। आई जो होती है ना, आईज, तो आई जो ऑक्टोपस और मैमल्स की सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर प्लान होता है बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। ऑक्टोपस की आई कुछ दूसरे काम में यूज होती है, मैमल्स की कुछ दूसरे काम में यूज होती है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं इसका आपको बताऊं, इसका मैंने बता दिया आपको, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स। दूसरा मैं आपको इसमें बताता हूं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, इंसेक्ट, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, इंसेक्ट एंड बर्ड्स। ये दो इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए। तो ये हो गए आपके दो हो गए ना, इनको ए मान लो, इसको बी मान लो। थर्ड एविडेंस आपको मिलता है मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी क्या होता है? मॉलिक्यूलर होमोलॉजी होता है, जाओ एक सेकंड, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी मैं आपको बताता हूं। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी में क्या आता है, हम होमोलॉजी जो है उसको कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मॉलिक्यूलर होमोलॉजी में आता है सिमिलैरिटीज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी में आएगा आपके सिमिलैरिटीज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसमें हम बायोमॉलिक्यूल की जो संरचना है उस बेस पे पुराने ऑर्गेनिज्म और अब के ऑर्गेनिज्म में कंपेयर करते हैं, तो हमें उससे एक एविडेंस मिलता है। काय के लिए? पैलेंटोलॉजी एविडेंस मिलता है हमें उसमें। लास्ट जो इसमें आता है एविडेंस में वो है बायोजियोग्राफी। एविडेंस ऑफ बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या है? स्टडी पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ अर्थ। जो भी हमें डिफरेंट पैटर्न्स मिल रहे हैं प्लांट एंड एनिमल्स के डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में, उस बेसिस पे हम अपना एवोल्यूशन का एविडेंस दे रहे हैं। ये टॉपिक भी हो गया आपका खत्म। मैं खाली आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक काफी कवर कराऊंगा इसमें। अब ये हो गया आपका एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब आता है आपका इसमें टॉपिक है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहती है कि जो भी ऑर्गेनिज्म बेटर सुटेड होगा एनवायरनमेंट के लिए, अपने आप को एडेप्ट कर पाएगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसको नेचर खुद एक्सेप्ट कर लेगी और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू वो डोमिनेट कर जाएगा और सरवाइव करेगा। और डार्विन के अकॉर्डिंग जो फिटेस्ट होगा उसको नेचर खुद सेलेक्ट करेगा। और फिटेस्ट का मतलब है इसमें रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अब आता है आपका एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, मैं पहला आपको बता रहा हूं। इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म, इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म, इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म, रेजिस्टेंस of medicines in insects, in insects। इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म जो है ना, एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का। इसमें मॉथ होते थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब नहीं हुआ था तो जो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट था, तो क्या होता था कि लाइकन्स जो होते थे, व्हाइट कलर के लाइकन्स लगे होते थे पेड़ में, तो उनकी आड़ में क्या होता था, व्हाइट कलर के मॉथ बच जाते थे और जो प्रेडेटर थे वो ब्लैक कलर के मॉथ को खा लेते थे। फिर क्या हुआ, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ, जब पॉल्यूशन हो गया, लाइकेंस आपके पॉल्यूटेड हो गए, वो पूरे ब्लैक हो गए, हट गए वहां से, तो क्या हुआ कि नेचर ने क्या हुआ, ब्लैक मॉथ को सिलेक्ट कर दिया। ब्लैक मॉथ बच गए, व्हाइट वालों को खाने लग गए। तो ये हुआ आपका नेचर का सिलेक्शन करना। रेजिस्टेंस ऑफ मेडिसिन इन इंसेक्ट्स, रेजिस्टेंस आ गया, डीडीटी रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो, डीडीटी रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो। ये नेचर ने इन्हें रेजिस्टेंस दे दिया कि आप खुद नेचुरली सेलेक्टेड हो चुके हैं इस चीज के लिए। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इंसान खुद करता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, तो मैं आपको सीधा सिंपल वे में बता दूं कि इंसान खुद, मैन खुद बेटर ब्रीड ऑफ एनिमल ला रहा है, बेटर ब्रीड ऑफ प्लांट ला रहा है जो उसके लिए फायदेमंद है। ठीक है, अब आता है आपका एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, एडेप्टिव रेडिएशन की बात करें, इट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इन गिवन ज्योग्राफिकल एरिया of different group of organism started from a point and laterally radiated from other geographical area of habitat। मतलब क्या हुआ कि कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन वो उनके कॉमन एंसेस्टर तो एक ही हैं, लेकिन वो वक्त के साथ डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में चले गए और उनका क्या हुआ कि उसी हैबिटेट के हिसाब से उनका इवोल्यूशन हो गया। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। इसमें पहला आता है डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस बीक, बीक्स ऑफ डार्विन फिंचेस, बीक्स ऑफ डार्विन फिंचेस, यानी कि जो डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड में देखा कि जो फिंचेस थी उनकी कॉमन एंसेस्टर स्टॉक तो एक ही है, उनके एंसेस्टर तो एक ही है, लेकिन वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में रेडिएट हो गए, तो किसी की चोंच बड़ी हो गई, किसी की छोटी हो गई, जिस हिसाब से भी उन्हें वहां एनवायरमेंट मिला उस हिसाब से। दूसरा एग्जाम्पल इसमें आता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, सेम केस हुआ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये रेडिएट हो गए डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए जहां उन्हें बेटर सुटेड लगा, तो उस हिसाब से ये रेडिएट हो गए। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और नए टॉपिक के साथ लेके चलता हूं, और वो नया टॉपिक है लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बस इतना याद रखना कि लेमार्क ने थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जो ऑर्गन यूज होगा वो लंबे टाइम के लिए चलेगा, जो ऑर्गन यूज नहीं होगा वो आने वाले वक्त के साथ गायब हो जाएगा। तो ये लेमार्क की थ्योरी थी। और जैसे आपने देखा होगा जिराफ की जो गर्दन थी उसने यूज की लंबे पत्ते खाने के लिए, तो उसकी गर्दन वक्त के साथ इवॉल्व हो गई और बड़ी हुई। तो ये है आपकी लेमार्क थ्योरी है, कोई नोट करना चाहता है तो कर सकता है। बाकी अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है, जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है आपका हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, या फिर इसे कहेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, या इसे कहेंगे जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल या फिर जेनेटिक इक्विलिब्रियम।
हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल या फिर जेनेटिक इक्विलिब्रियम. It principle states that under certain condition of stability, the allele frequency of of a population are stable and remain constant generation to generation in sexually reproducing organism. This ability is called Hardy-Weinberg. मतलब under certain condition the स्टेबिलिटी जो रहेगी पॉपुलेशन में उसको कहते हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. वो कांस्टेंट रहती है. इसका एक एग्जांपल भी है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी द जेनेटिक इक्विलिब्रियम विल बी कांस्टेंट 1. ठीक है. अगर स्टेबल कंडीशन है तो एक स्टेबिलिटी चल रही है, तो स्टेबल कंडीशन है तो ये हार्डी-विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन है. लेकिन अगर डिस्टरबेंस हुआ, डिस्टरबेंस इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम या जेनेटिक इक्विलिब्रियम, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल या जेनेटिक इक्विलिब्रियम में अगर डिस्टरबेंस हुआ तो ये काउज करेगा आपका इवोल्यूशन. क्योंकि इवोल्यूशन क्या है? मॉडिफिकेशन. तो ये आपका काउज करेगा इवोल्यूशन. अब इसमें इस डिस्टरबेंस के 5 तरीके हैं जो इसको डिस्टरबेंस करता है और इवोल्यूशन काउज करता है. तो आप इसको काउज ऑफ इवोल्यूशन भी कह सकते हैं या फिर डिस्टरबेंस भी कह सकते हैं, काउज ऑफ इवोल्यूशन. तो इसमें सबसे पहला जो आता है काउज ऑफ इवोल्यूशन, ये होता है जीन माइग्रेशन. जीन माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉपुलेशन से कोई ऑर्गेनिज्म जीन दूसरी पॉपुलेशन में आ गई या फिर उस पॉपुलेशन की जीन किसी दूसरे पॉपुलेशन ग्रुप में चली गई तो होता है जीन माइग्रेशन. उससे क्या हुआ? इवोल्यूशन हो गया. इधर की जीन उधर चली गई तो वो वैसे ही इवॉल्व होगी. दूसरा आता है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट. इसे सी वॉल इफेक्ट भी बोलते हैं. जेनेटिक ड्रिफ्ट इसे सी वॉल इफेक्ट भी बोलते हैं. सी वॉल इफेक्ट भी बोला जाता है. इसमें रैंडम चेंजेस अकर्स इन जीन्स, ये भी इवोल्यूशन को काउज करती है. तीसरा आता है म्यूटेशन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है. म्यूटेशन होता है सडन हेरिटेबल चेंज इन बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट काउजेस इवोल्यूशन. ये म्यूटेशन हो गया. Recombination means combination of new genes arises from pre-existing genes is known as recombination causes evolution. वो भी evolution, recombination होगा new genes का तो वो भी evolution cause करेगी. पांचवा है आपका नेचुरल सिलेक्शन. नेचर ने जिसको सेलेक्ट कर दिया जो एडेप्ट है वो evolution तो cause करेगा ही. नेचुरल सिलेक्शन, ये हो गया आपका नेचुरल सिलेक्शन का पॉइंट. तो ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. इसमें आप एक चीज याद रखना कि स्टेबल कंडीशन में जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहती है. पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है. ये जिसका फॉर्मूला है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इसको खोल भी सकता है, कंफ्यूज ना हो आप. थोड़ी मैथ्स तो लगानी पड़ेगी. 2pq इज इक्वल्स टू 1 ऐसी भी क्वेश्चन आ जाती है कभी कभी. बाकी इसमें डिस्टरबेंस काउज करेगा इवोल्यूशन. तो काउजेस ऑफ इवोल्यूशन और डिस्टरबेंस कह लो एक ही चीज. ये 5 पॉइंट आपके इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अब मैं आपको इसमें एक दो कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ. इसमें एक ये था ह्यूगो डिवरीज और डार्विन में जो डिफरेंस था म्यूटेशन का जो इवोल्यूशन काउज करता है. तो ह्यूगो डिवरीज का जो था, ह्यूगो डिवरीज ने कहा था कि जो पॉपुलेशन में चेंज आएगा वो रैंडम आएगा, जो कि रैंडम था. और इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डायरेक्शनलेस था. डार्विन का जो था वो स्लो था, डायरेक्शनल था. इसने कहा था कि सिंगल स्टेप से बड़ा चेंज आ जाएगा. इसने कहा था कि प्रोसेस बहुत लॉन्ग चलनी है. तो ये सब चेंज थे इसमें. अब मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाने जा रहा हूँ. बता देता हूँ ऐसे ही मैं आपको. जो सिलोकैंथ और लोब्ड फिश थी,
जो सिलोकैंथ एंड लोब्ड फिश थी, जो सिलोकैंथ सिलोकैंथ सिलो सिलोकैंथ एंड लोब्ड फिन फिश थी, सिलोकैंथ एंड लोब्ड फिन फिश थी, लोब्ड फिन फिश, वो मॉडर्न एंसेस्टर हैं मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलमेंडर्स के। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है इच्थायोसोर्स, 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 लिम्बलेस, लिम्बलेस रेप्टाइल है इच्थायोसोर्स, लिम्बलेस रेप्टाइल, लिम्बलेस रेप्टाइल्स है इच्थायोसोर्स, लिम्बलेस रेप्टाइल्स है, इच्थायोसोर्स से लिम्बलेस रेप्टाइल्स है। ब्रायोफाइट्स जो है ना, ब्रायोफाइट्स आपको पता ही है कि फर्स्ट हैं जिन्होंने कॉलोनाइज किया था लैंड को, ब्रायोफाइट्स फर्स्ट टू कॉलोनाइज द लैंड, सबसे पहले यही आए थे लैंड को कॉलोनाइज करने, ये है आपके ब्रायोफाइट्स। अब ये हो गया है, अब मैं आपको इसमें लास्ट टॉपिक इसका बचा है, वो है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। तो सबसे पहले जो आए वो आए ड्रायोपिथिकस, ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, ड्रायोपिथिकस, सबसे पहले जो आए वो आए ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस के बाद क्या हुआ, ड्रायोपिथिकस के बाद आए रामापिथिकस। आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि सबसे पहले जो थे वो थे ड्रायोपिथिकस, उससे इवॉल्व होके फिर आए रामापिथिकस, रामापिथिकस के बाद जो आए वो आए ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और जो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस को आपका साउथ अफ्रीकन एपमैन भी बोला जाता है, साउथ अफ्रीकन एपमैन, इंपॉर्टेंट है याद रखना, साउथ अफ्रीकन एपमैन, ये सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद आए आपके होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस जो हैं, होमो हेबिलिस को ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड भी बोला जाता है, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में पाए जाते थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में पाए जाते थे होमो हेबिलिस। फिर आए होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस के बाद आए होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस को जाबामैन कहते थे, जाबामैन, ये याद रखना, होमो इरेक्टस को होते थे जाबामैन। फिर होमो इरेक्टस के बाद आए होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, मैंने गलत लिखे हैं सारे, होमो हेबिलिस, इरेक्टस, सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस को प्रिमिटिव मैन कहते हैं, प्रिमिटिव मैन, प्रिमिटिव मैन, प्रिमिटिव मैन कहते हैं होमो, इसको होमो सेपियंस को प्रिमिटिव मैन बोलते हैं। और इसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, सेपियंस सेपियंस, सेपियंस सेपियंस, ये है आपके मॉडर्न मैन। इनकी ब्रेन कैपेसिटी है 1400 सीसी, 1400 सीसी इनकी ब्रेन कैपेसिटी है, 1400 सीसी इनकी ब्रेन कैपेसिटी है, और ये मॉडर्न मैन है। और इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा दूं, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस हु स्टूड इरेक्ट, फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस, फर्स्ट एंसेस्टर, फर्स्ट एंसेस्टर, फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन स्टूड इरेक्ट, स्टूड इरेक्ट, ये है आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस स्टूड इरेक्ट, ये है आपका। और एंसेस्टर, एंसेस्टर ऑफ होमो सेपियंस बोलेगा,
एंसेस्टर ऑफ होमोसेपियंस, एंसेस्टर ऑफ होमोसेपियंस अगर बोलेगा, एंसेस्टर ऑफ होमोसेपियंस बोलेगा तो ये आ जाएगा आपका होमो इरेक्टस। एंसेस्टर ऑफ होमोसेपियंस बोलेगा तो ये आ जाएगा आपका होमो इरेक्टस। तो ये थी हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट इवोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में मदद करें। फिर मिलेंगे आपको नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।